तो पिछली कक्षा में हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे वो अपना टॉपिक था प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। कि किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो तापमान पर कैसे निर्भर करता है। तो हमने देखा था कि जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान घटता है। ये हमने देखा था। अब इसी बात पर हमने कुछ और चर्चा करनी है। चलो आज ये फॉर्मूला एक होता है R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यानी R नॉट क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रतिरोध कितना था, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि तापमान बढ़ाते जाते हैं, कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता जाता है। और ये जो अल्फा होता है, यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा की अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्फा को हम कहते हैं तापीय गुणांक। क्या कह रहे हैं इसे? तापीय गुणांक, या कुछ लोग इसे ताप प्रसार गुणांक भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, प्रतिरोध का प्रसार गुणांक, तापीय गुणांक, अलग अलग इसके नाम होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से अल्फा निकालना चाहता हूं तो अगर हम यहां पे देखें तो R बराबर तुम्हें मिलेगा R नॉट प्लस R नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा? R नॉट अल्फा डेल्टा टी बराबर R माइनस R नॉट। तो यहां से अल्फा का मान निकल आएगा R माइनस R नॉट अपान में R नॉट इंटू डेल्टा टी। ये अल्फा का मान आ गया। अब जरा इसका मात्रक बता दो तो, बहुत ध्यान से इधर देखो, ठीक है बच्चा लोग, कि R माइनस R नॉट क्या है? प्रतिरोध का अंतर। अब मान लो तुमने लिया 10 ओम प्रतिरोध से 5 ओम प्रतिरोध घटाया तो बचा कितना? 5 ओम। तो इस ओवरऑल इसका मात्रक क्या आएगा सर? ओम। नीचे इसका मात्रक क्या है सर? ओम। और तापमान में जो परिवर्तन होगा उसका मात्रक क्या लिख लो? केल्विन। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अब चूंकि ये अंतर है इसलिए आप यहाँ पे चाहे केल्विन लो चाहे डिग्री सेल्सियस लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे केल्विन में रखो चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो, क्योंकि ये तापांतर है, ठीक है। और दोनों में अंतर सेम आता है। 10 का अंतर मतलब चाहे 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर लो चाहे तो 10 केल्विन का अंतर ले लो, बात सेम है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओम से ओम कट जाएगा तो तुम्हें जो इसका मात्रक मिलेगा ना, वो ध्यान में रखने वाली बात है कि वो क्या मिलेगा भैया? प्रति केल्विन या फिर प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका मात्रक क्या होगा? प्रति केल्विन या फिर प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक होता है तापीय गुणांक का। और डेल्टा टी हमने आपको बता ही दिया। डेल्टा टी क्या है? तापांतर है कि ताप में कितने से कितना बढ़ा करके बढ़ाया गया या घटाया गया। तो चालक पदार्थों के लिए ये मान होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जुड़ के प्रतिरोध बढ़ जाता है। और कुचालक पदार्थों जो अर्धचालक पदार्थ है उनके लिए होता है इसका मान नेगेटिव, ठीक है। ये बात दिमाग में थोड़ा सा बिठा के रखना। अब जब बात प्रतिरोध की हो रही है तो कुछ और बात कर लेते हैं कि किसी भी जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो दो बातों पे निर्भर करता है। एक चालक पदार्थ की लंबाई पर और दूसरा चालक पदार्थ के क्षेत्रफल पर। यानी ये है कि अगर तार ज्यादा लंबा है, लंबाई बहुत ज्यादा है, तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसमें बहने वाली धारा का मान कम होगा। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। और यही रीजन होता है कि हम बहुत दूर तक करंट फ्लो नहीं करवा सकते, हमें जगह जगह पर फिर ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तार जितना मोटा होगा क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यह तुमसे कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। इसीलिए वे सभी उपकरण जो हाई वोल्टेज वाले हैं, जैसे विद्युत मोटर है, प्रेस है, इन सबको चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मोटे वायर की, ठीक है। तो ये बात है। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इनको मिला करके लिखते हैं, बनता है R प्रोपोर्शनल L बाई ए, या R बराबर आता है रो इंटू एल बाई ए। जहां ये जो हमारा रो है, रो हमारा कहलाता है प्रतिरोधकता। रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। और रो का उल्टा, ठीक है ना, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यानी 1 अपान रो, ये कहलाता है चालकता।
तो ये बात दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना, कि जो ये कांस्टेंट टर्म आई रो, उसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता, और इसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम, चालकता। और ठीक है, चालकता को अलग अलग नाम से हम लोग संबोधित कर सकते हैं, जैसे कहीं पर इसे के से लिखते हैं, कहीं पे सी से लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग इसे सिग्मा से भी लिखा जाता है, ठीक है ना, कुछ इसे सिग्मा से लिखते हैं, यानी सिग्मा बराबर भी क्या आ जाता है 1/रो। लिखने के अलग अलग तरीके हैं, यहां पे हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सिग्मा से दर्शाएंगे। सिग्मा बराबर क्या, अब कई बार एक क्वेश्चन छोटा सा हाल ही में 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है, ओम के नियम का सदिश रूप। क्या पूछा गया आपसे, ओम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्या होता है ये। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, तो वहां पर आपने, उम्मीद है याद होगा आपको, चलो यहां पे लिख दे रहे हैं, वहां पर आपने देखा था V/I बराबर ml अपान में NE² टाउ ए। अच्छा, V/I क्या होता है सर, V/I तो प्रतिरोध होता है, V/I क्या होता है, प्रतिरोध। अब अगर मैं इस पूरी टर्म को एक कुछ ऐसा लिखूं, तो ये क्या बच रहा है, L/A बचेगा, और इससे तुलना करवाओ, तो इससे तुलना करवाओ, L/A तो है ही है, यानी कि ये वाली बीच में जो पूरी की पूरी टर्म है, यही तो तुम्हारी क्या कहलाती है, रो। समझ आ रही बात। तो यहां से अगर आप तुलना करो तो रो का मान तुम्हें क्या मिल रहा है, m/NE² टाउ, और रो का मान, इसीलिए मैं बात करता हूं बार बार, ये जो प्रतिरोधकता है, ये चालक की लंबाई, चालक के क्षेत्रफल, इन पर निर्भर नहीं करती, ये केवल तापमान पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि तापमान बदलने से ये चीजें बदल रही हैं, श्रांति काल बदलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेगी, तो इनमें वेरिएशन आएगा, या पदार्थ ही हमने बदल दिया है। भाई अगर हमने चांदी लिया तो चांदी का इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ और है, आयरन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ और है, तो बदल जाएगा। तो ये जो आपके पास रो है, वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के तापमान पर। यह कभी भी चालक पदार्थ की लंबाई या उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रतिरोध जो है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये बात दिमाग में बिठाओ, प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक, तो आ जाओ, अब ओम का नियम आपने ये लिखा था, ठीक है ना, आपने ये बात ऑलरेडी लिख रखी है, V/I बराबर ml अपान में NE² टाउ ए, ये लिख रखा है। अब V/I क्या होता है, ठीक है, अब इनका भी वेक्टर फॉर्म लिख लेता थोड़ा सा, क्योंकि सदिश रूप रहेगा। तो वोल्टेज के लिए सदिश रूप हमारे पास आता है वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र। E बराबर क्या होता है भैया, जरा बताना तो, क्या होता है, V इंटू में D। तो V बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर E बटे में D, ये आएगा, आएगा सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। और इसका I क्या है, करंट है। करंट के लिए हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। और धारा घनत्व आपने पढ़ा हुआ है J बराबर I बटे A, तो I बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर J इंटू A आ जाएगा। तो I की जगह पर ये लिखो, वेक्टर J इंटू में A बराबर, ये पूरा तुमने लिख दिया, इसके लिए रो L बटे A से एक कट गया। अच्छा, चालक की लंबाई L ले रहे हैं, तो यहां पर भी D के बजाय क्या लिख लेते हैं, L लिख लेते हैं, क्योंकि चालक की लंबाई क्या है, L है। तो अब आप यहां पर पाओगे क्या, कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन, यहां पर V बराबर E बटे L, ठीक है, V/I बराबर यही आया था ना, रुक जाएंगे, छोड़ो, इतना बड़ा काम ना कर रहे। V/I, तो हमें ये चाहिए V को एज इट इज रहने देते हैं, I को डायरेक्टली उधर भेज दो थोड़ा सा, ये पूरा तुम्हारा बन गया रो IL बटे A, यही आएगा ना। और I बटे A अपने पास क्या है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, V बराबर रो I बटे A क्या होता है, धारा घनत्व होता है J, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। L को इधर भेज दो, तो V बटे L बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू J। तो V बटे L क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, V/D। यही यहाँ पर गलत थी क्या, यहाँ पर यही गलत लिखा था, है ना, चलो गुस्ताखी माफ हो।
तो V बटे L बराबर E, तो ये आ जाएगा रो इंटू में J, तो J बराबर आ जाएगा 1 बाई रो इंटू E, तो J बराबर आ गया तुम्हारे पास सिग्मा इंटू E। तो ये रिलेशन याद रखना, ये ओम के नियम का क्या है भैया, वेक्टर फॉर्म है, J बराबर सिग्मा E, और ये आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। कोई समस्या यहां तक, ठीक है। हाँ, वो सीधा बोलेगा भैया धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र, या धारा घनत्व और चालकता में संबंध बताओ, या ओम के नियम का सदिश रूप बताओ क्या होता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक। चलो पूरी बात है ये, फटाफट छापो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना लगे हाथ, ये भी देख लेते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसमें भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारे पास होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, और एक होता है तुम्हारे पास में समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर मान लो आपने एक रेजिस्टेंस उठाया, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा, तो इस तरीके से कई सारे प्रतिरोध जोड़ के इनको बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया है। यहां पे करंट कुछ आई गई, इसका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। तो जब श्रेणी क्रम की बात आएगी तो सब में करंट सेम होगी। क्या होती है श्रेणी क्रम में, एक बात याद रखना है, क्या होता है भाई, I का मान क्या होता है, सेम, समान रहता है, और सबके लिए वोल्टेज अलग अलग, इसके लिए वोल्टेज V1, V2 और इसके लिए वोल्टेज V3। तो इस केस में जब आप R इक्विवेलेंट निकालते हो तो R इक्विवेलेंट, चलो इसको बात, R इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको फार्मूला तब पता है, V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो आई आर बराबर V का मान अगर आप देखना चाहो तो क्या हो जाएगा भैया, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आई आर बराबर V1 क्या हो जाएगा सर, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, आई कॉमन ले लो तो यहां पे मिलेगा ओके 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 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी होंगे, तो I से I कट गया, तो तुल्य प्रतिरोध तुम्हारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगर मान लो कई सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सब सेम है, यानी अगर मान लेते हैं R1, R2, R3 सारे R, सबका प्रतिरोध क्या है, R है, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा N इंटू R। जैसे उसने बोल दिया कि भैया 10 प्रतिरोध है, 2-2 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तुल्य प्रतिरोध बताओ, दिमाग की मत लगाओ, 10 से 2 को गुणा कराओ, ठीक है, और आंसर पाओ, है ना। हाँ, तो ये दिमाग में रखना, R इक्विवेलेंट ये किस में आएगा, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सिमिलरली जब आप पैरेलल की बात करोगे तो यहाँ पे सॉरी ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध है। यहां पर क्या होगा कि सबके लिए वोल्टेज सेम होगा। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर कुछ बैटरी तो यहां पे कुछ लगा है नहीं, तो जितना वोल्टेज यहां पे उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे, उतना यहां पे। इसका रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3। तो इनमें क्या होगा, अब यहां से तो टोटल करंट कितनी आ गई, I, बट यहां पे रास्ते में बदल गई, क्या हो गई, I1 यहां चली गई, I2 यहां चली गई, I3, टोटल फिर कितनी आ गई। तो समांतर क्रम में आप देख रहे हो सबके लिए वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है। यहां पे क्या था, करंट सेम थी और वोल्टेज अलग अलग था। यहां पर क्या होता है भैया, तो यहां पर आपका वोल्टेज सेम रहता है। क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो जब हम वोल्टेज की बात कर ही रहे तो हमें पता है कि V बराबर होता है I इंटू R। तो I बराबर, या I बराबर लिख लो, क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर I। तो और I का मतलब क्या हो गया, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ये हो गया। तो V ऊपर कॉमन ले लो, क्या करो, V ऊपर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इससे ये कट गया। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट, जितने भी जुड़े होंगे। अब अगर सिर्फ 2 प्रतिरोध हैं फॉर 2 रेजिस्टेंस, अगर केवल 2 प्रतिरोध हैं तो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तरीका क्या है, वही अपनाओ, ऊपर गुणा और नीचे योगफल, क्या हो जाएगा,
ठीक है ना, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजो, तो R2 प्लस R1 बटे R1 R2, और इसको जैसे पलटोगे तो R1 R2 बटेंगे R1 प्लस R2। तो ये आसान तरीका है। अब अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और सबका प्रतिरोध कितना है, R है, तो नेट आपके पास क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये आ जाएगा n बाई R। तो R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा R बटे n। कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में कितना आ रहा था, n इंटू आर, और समांतर क्रम में कितना आ रहा है, R बटे n आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक काम कर लेते हैं भैया, ठीक है, चल। तो उम्मीद करते हैं कॉम्बिनेशन में कोई समस्या नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, रिजल्ट याद रहेंगे ना, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का। अब जब प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर ही रहे, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक और टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। क्या है भैया, व्हीटस्टोन सेतु। ये क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन। ये भी क्या है, जब आपके पास 4 या 5 ऐसे प्रतिरोध होते हैं और उनको इस तरीके से जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में पहले तो जोड़ो और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके, ठीक है, ऐसा अरेंज करो कि वो एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं हो जाए। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं। यहां से ये हो गया तुम्हारा एक प्रतिरोध, 2, यहां पे आ गया तुम्हारा तीसरा वाला, ठीक है, और यहां हो गया तुम्हारा चौथा प्रतिरोध। ये 4 प्रतिरोध हो गए। अब इनको हमने फिर किसी एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी क्या है आपका, V वोल्ट की बैटरी है। यहां से करंट कुछ गई I, ये रेजिस्टेंस हमारा P है, इसको हमने बोल दिया Q R S। ठीक है, ऐसा हमने बोल दिया। ठीक है, तो या आप ऐसा R1 R2 R3 R4 बोल लो, इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो या इसको P Q R S ऐसा बोलो, जैसा मन करे वैसा बोलो, फर्क नहीं पड़ रहा उससे। और इसके सिरों पर यहां पर आपने क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा हुआ है यहां पर आपने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 4 प्रतिरोध लिया, उनको जोड़ा, उनके जोड़ करके इस तरीके से उनको मोड़ दिया कि वो 4 के चारों प्रतिरोध क्या हो जाए, ऐसे लगे कि मानो ये समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं और ये सारे प्रतिरोध उनकी भुजाओं के लगे हुए। तो अगर आपने यहाँ पे करंट सप्लाई की तो भाई कुछ करंट यहाँ से गई, कुछ करंट यहाँ पे गई, मान लो यहाँ से चली गई I1, यहाँ चली गई I2, और जितनी करंट I1 यहाँ गई पूरी करंट यहाँ आ गई और पूरी I2 यहाँ आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे कोई करंट नहीं गई, क्योंकि इसमें कोई करंट जाएगी तो जो ये सुई है ये इधर उधर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट करेगी गैल्वेनोमीटर वाली। तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं गया है। तो यहाँ पर जब कोई करंट नहीं गया तो हमारा जो सेतु है वो संतुलन की अवस्था में कहलाता है। फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में है। और जब ये संतुलन की अवस्था में होता है, यानी कि यहाँ पर कोई विक्षोभ नहीं है। गैल्वेनोमीटर में क्या है भैया, शून्य विक्षेप, और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा ब्रिज कैसा है, संतुलित है, संतुलन की अवस्था में है। तो उस केस में किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं, चाहे आप यहाँ पर ये लो PR या फिर आप लो PQ, संलग्न का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो एक ये जुड़ा हुआ है PR और एक कौन जुड़ी हुई है, ये PQ। तो प्यार तो जुड़ा ही रहेगा, है ना, प्यार नहीं PR। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं पर लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी इस केस में अगर कई बार यहाँ पे क्या होगा कि आपको जब कोई न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर के बजाय एक रेजिस्टेंस लगा दे। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। आपसे बोल दे कि भैया सर्किट में R इक्विवेलेंट बताओ, तो आपको क्या करना है, अगर तुमको ये दिख गया दिस अपॉन दिस बराबर दिस बन दिस, इन दोनों का भाग और इन दोनों का भाग बराबर है, अगर दिख गया, ठीक, तो ये समझ लो बीच वाले में कोई भी करंट नहीं आएगी। और बीच वाले में कोई करंट नहीं आने का मतलब वो रेजिस्टेंस तुम्हारा खत्म, और जैसे ही वो खत्म हुआ तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और इनका रिजल्ट किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में। आपका खटाक से R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक यहाँ पे चीज और आती है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम कर देते हैं। यहाँ पे कुंजी वगैरह लगा दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे हम लोग शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है
जिसको हम लोग शंट प्रतिरोध कहते हैं, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, अगर उसमें करंट आ भी गई तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत छोटी करंट मेजर करता है। समझ रहे बात को? बहुत छोटी करंट मेजर करता है वो। अगर यहाँ पे करंट ज्यादा आ गई तो हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम शंट प्रतिरोध लगा लेते हैं कि यहाँ पर ज्यादा अगर करंट आ भी जाए, ठीक है ना, तो वो प्रतिरोध से जाएगी तो उसका मान घट जाएगा, और घट जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो सुरक्षित बना रहेगा। अक्सर करके वाइबा वाले ये पूछते हैं कि इसमें शंट क्यों लगाया जाता है। सेंट नहीं है, शंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो छापो इतनी बातें फटाफट। चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ बोलो या किरचॉफ बोलो, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। हाँ, किरचॉफ भी लिखा मिल सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। किरचॉफ बोल लो या फिर किरचॉफ बोल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है अगर हम इसकी बात करें किरचॉफ का नियम की, तो इसके दो नियम है। ठीक है ना, इन भाई साहब के दो नियम है। एक है प्रथम नियम। अच्छा, फर्स्ट लॉ को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। क्या कहती है? किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो, संधि मतलब क्या होता है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। इसे संधि का नियम अथवा धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें दिमाग में रखनी है। हाँ सर ठीक है, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, याद रख लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किसी भी जंक्शन पे कोई भी धारा मिल रही है, जितनी भी धाराएं मिलेंगी उन सभी का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है सर, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लेते हैं ये एक जंक्शन है। जंक्शन में संधि का मतलब ये होता है जहां पर दो से अधिक चीजें मिलती हैं, जहां पर दो से अधिक चीजें मिलते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कि एक वायर ये है, इसमें कुछ करंट आई, यहां से कुछ करंट आ रही है, ठीक है, यहां से भी कुछ करंट इधर चली गई, यहां से कुछ करंट आई और ये इधर चली गई। तो यहां पर ये रही I1, I2, I3, I4, I5। तो संधि पे जो आने वाली धारा है और जाने वाली धारा, दो धाराएं हैं, तो एक को आप लोगे प्लस और एक को ले लो माइनस। चाहे आने वाली को प्लस ले लो, जाने वाली को माइनस, ठीक है, और चाहे आप आने वाली को माइनस ले लो, जाने वाली को प्लस ले लो। तो भाई जितनी करंट आई उतनी चली गई, तो यहां पे बची कितनी, जीरो। ठीक है, जितनी करंट आई उतनी चली गई तो बचा कितना, जीरो। तो यहां पर इसलिए कह रहा है कि जो I1 प्लस I2 प्लस I3, आने वाली को हमने प्लस लिया है तो जाने वाली को क्या लेंगे, माइनस। ओवरऑल क्या बचा, जीरो। तो अब चाहो तो ये लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ये क्या है सर, ये है आने वाली धारा बराबर ये क्या हो गई, जाने वाली धारा। ठीक है ना, तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे भाई जितनी धारा 10 सेकंड में आई उतनी धारा चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आवेश यहाँ आया, करंट आने का मतलब क्या है, चार्ज यहाँ से फ्लो किया ना, तो जितना चार्ज आया उतना चला गया। यानी पहले भी चार्ज इस पे क्या था, जीरो, अभी भी चार्ज क्या है, जीरो। इसका मतलब ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, ये बात मत भूलना। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है आपका, जो केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ, वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, चलो सेकंड नियम की बात करते हैं। सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, ये क्या कहता है, आज यार थोड़ी सी राइटिंग नहीं बन रही है,
सेकेंड लॉ, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, इसे हम लोग बंद पाश का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने क्या किया कि यहां पर एक सेल लगा दिया, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, और यहां पर एक कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और ये हमारे पास एक लूप है। अब इस सेल का कुछ ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल, सेल का कुछ ई है, प्रतिरोध आर है, और यहां पे कुछ करंट निकल रही होगी, जाहिर सी बात है। तो या मान लो हमने ए से चलना शुरू किया, ए बी सी डी ए, वापस ए पर आ गया, ठीक है, कहां से चलना शुरू किया, ई से, ए से चलना शुरू किया और वापस घूम के कहां आया, ए पर आ गया। तो देखो यहां पर करंट इधर जाएगी ना, प्लस वाले से निकलेगी करंट, तो इधर करंट जा रही है, तो करंट हमेशा किधर जाती है, हाई पोटेंशियल से लो, यानी करंट इधर से इधर जा रही है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। तो आप ए से चलना शुरू किए, ठीक है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल आपने मान लिया VA, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, VA है, ठीक है सर, ठीक है। यहां से चले तो देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का ई। यहाँ पे देखो हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जाने का मतलब है पोटेंशियल घटा है, तो घटा है इसलिए माइनस, और V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। फिर यहां से घूम के वापस कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए, तो ये किसके बराबर आ गया, VA के बराबर। तो इससे ये कट गया तुम्हारा भाई, जब ए से चले वापस ए पर पहुंच गए तो ले दे करके तो उतने के बराबर आएगा ना, तो इसलिए आपका E माइनस आई आर बराबर 0। तो E बराबर किसके आ गया, IR। E क्या है, EMF है, जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल है, I क्या है, करंट, और R उसका प्रतिरोध। तो ये नियम कहता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन E बराबर सिग्मा आई आर। अब समेशन I लिख लो, यहां पर भी लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, जहां पे I का मान 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकता है। मतलब मान लो 2 सेल लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, यहां पे आ जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2, इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, या इसको छोड़ो, इतना तामझाम ना करो, ऐसे लिखा रहना, सिंपल सा है ना, समेशन E बराबर I इंटू आर। ये क्या होता है, ये आप ऐसे बोलो, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, कि किसी भी संधि पर या किसी बंद लूप में, बंद पास में, क्लोज लूप में, ठीक है, कुल विभव का मान 0 होता है। कुल विभव का मान क्या होगा भाई, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो नेट क्या मिला आपको, 0। ये बात दिमाग में रख लो, दैट्स इट। तो ये ऐसा भी स्टेटमेंट इसका बनाया जा सकता है कि किसी भी बंद पास में लगे हुए सेलों के विद्युत वाहक बलों का योगफल सिग्मा E उस परिपथ में लगी हुई बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इतना बड़ा फालतू का स्टेटमेंट है, किताब से देख के आराम से एक बार स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो समेशन E बराबर सिग्मा आई आर, ठीक। दूसरी बात, ये यहां पे भैया जितना कार्य, यहां आप इमेजिन करो, आप यहां से चले, एक चार्ज उठाया तुम, और एक चार्ज को ले जाकर के वापस यहीं पर ला करके रख दिया, पूरे परिपथ में दौड़ा के, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, क्यों, क्योंकि भैया किया गया कार्य W बराबर होता है Q इंटू में डेल्टा V। अब A से चले वापस A पर आ गया, तो विभवांतर तो 0 बन गया और पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन गया, इसका मतलब किया गया कार्य क्या है, 0 है। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है तुम्हारा, ये आपका डिपेंड करता है ऊर्जा संरक्षण पर। ये किस पर डिपेंड है भैया, तो ये बातें दिमाग में रखो कि आपका जो फर्स्ट लॉ है, जिसे आप संधि का नियम भी कहते हो, वो डिपेंड करता है किस पे, आवेश संरक्षण पे। और जो सेकंड लॉ है, जिसे आप बंद पाश का नियम भी कहते हो, इसकी थ्योरी आप लोग भैया बुक या गूगल करके लिख लेना, कोई समस्या नहीं है, हर जगह मिल जाएगी, है कि नहीं, और शॉर्ट नोट्स में तो तुम लोग के पास ही है, ठीक। तो ये आपका डिपेंड करता है ऊर्जा संरक्षण पर। नहीं भी होगा तो ये आपको मिल जाएगा, डाल देंगे, याद दिला देना, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली ये आपके पास में 2 बातें हैं, इनको आपको जहन में रखना। अब एक टॉपिक बचा हुआ है आपका इस पूरे अध्याय में, सेल के बारे में, ठीक है, सेल के बारे में बचा हुआ है। अब सेल हम लोग जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, उसी क्वेश्चन में ही कवर कर लेंगे। कल से अपन अगले क्लास से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भैया बातें इतनी स्पष्ट होंगी। फटाफट आज जा करके इसके चैप्टर का शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेना, सारे फार्मूले सारे, ठीक है। तो पीडीएफ याद दिला देना, अभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी तैयार कर लेना। वैसे ऑल द बेस्ट, आप लोग भी भैया अपनी तैयारी जबरदस्त बनाए रखो, अब ढीला नहीं पड़ना है, ठीक। चलो छाप लो।